हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पवन मुरल एक बार फिर आप सभी का रोजगार विद अंक के चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारी ये करंट की 5वीं क्लास है और टॉपिक करंट के जिस तरीके से आपको दिए जा रहे हैं कि उसके साथ में स्टैटिक भी जोड़ा जा रहा है। अभी जैसा कि जिनका हाल फिलहाल में 1 महीने बाद या 2 महीने बाद पेपर हो, तो उनके लिए एक करंट का क्वेश्चन तो बिल्कुल 100% लाजमी है, वहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। भारत और चीन का विवाद, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है। और मैंने ये चीज़ आपको जब हिस्ट्री पढ़ाई थी तब एक बार बताया था कि 1954 में भारत और चीन के बीच एक समझौता हुआ था जिसे पंचशील समझौते के नाम से जाना गया था। उस पंचशील समझौते में भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और कई अन्य व्यक्ति एक समझौता होता है, पंचशील समझौता, और वो 5 बातों पर होता है। कौन सी वो बात थी जिन पर पंचशील समझौता हुआ था? पहली बात ये कि दोनों देश एक दूसरे की बाउंड्री का सम्मान करेंगे। आखिर ऐसा क्या हुआ कि चीन आज भारत की बाउंड्री का सम्मान नहीं करता है? देखिए, जब 2013 का यूपी पुलिस का पेपर हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था क्या कि एक क्षेत्र पड़ता है भारत और चीन के बीच में, चुमार। उस चुमार क्षेत्र में यानी कि 18 किलोमीटर अंदर तक चीन आ गया था। भारत लगातार अपनी बाउंड्री का, भारतीय सीमा का उल्लंघन करता है, कभी अंदर, कभी 18 किलोमीटर अंदर आ जाता है, कभी 20 किलोमीटर। आखिर रीज़न क्या है वो चीज़ मैं आपको बता दूं। पहला ये कि हम दोनों एक दूसरे की बाउंड्री का सम्मान करेंगे, बात बिल्कुल सही थी। अगर दोनों देशों एक दूसरे की बाउंड्री का सम्मान करना था तो 2019 में या 2013 में ऐसी क्या परेशानी आ गई कि चीन को हिंदुस्तान की बाउंड्री पर यानी कि अपनी बाउंड्री पर उन्हें 2020 में सेना लगानी पड़ी? क्वेश्चन यहाँ से 101% मुझे लगता है, उम्मीद है कि क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि हाईलाइट है मामला, इस समय गर्म केस चल रहा है बिल्कुल। पहली बात ये। दूसरी ये कि दोनों के घर में आंतरिक रूप में कोई भी प्रॉब्लम हो, एक दूसरे से हम लोग इस बारे में कोई डिस्कस नहीं होगा, लेकिन यदि कोई तीसरा देश आकर, मान लो भारत पर पाकिस्तान या भारत पर कोई अदर देश युद्ध करता है, तो उसमें दूसरा देश हेल्प करेगा। तीसरी बात, यदि किसी कारणवश मेरी आर्थिक स्थिति खराब हो जाए तो आप मुझे पैसा वापस लौटाओगे या मुझे पैसा दोगे जिससे मैं अपनी आर्थिक स्थिति सुधार सकूं। चौथी बात या 5वीं बात, यदि मेरा कोई दुश्मन तुम्हारे घर आ जाए तो तुम मुझे वापस कर देना और मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। शर्त बिल्कुल सही थी। लेकिन भाई, हमारे हिंदुस्तान में तो एक लाइन चलती है, आपने सुना होगा, अतिथि देवो भव। हम तो यहाँ अतिथि को देवता के समान मानते हैं। यहाँ पे आप स्कूल में जाओगे तो वहाँ भी, यहाँ प्राइवेट स्कूल में जाओगे वहाँ भी लिखा मिलाता है अतिथि देवो भव, और उसके साइड में लिखा होता है शिक्षार्थ आइए, सेवार्थ जाइए। तो यहाँ क्या था, भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के कार्यकाल के दौरान तिब्बत के बौद्ध गुरु दलाई लामा भारत आ जाते हैं, और भारत जिस समय आते हैं तो चीन के प्रधानमंत्री की तरफ से ये स्टेटमेंट आता है भारतीय प्रधानमंत्री के लिए कि जो समझौता हुआ था, उस समझौते के तहत आप जो हमारा दुश्मन आपके घर है उसे वापस कर दीजिए। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू उस बात का हवाला देते हुए कि अतिथि देवो भव, उसे देने से मना कर देते हैं। तभी वो ये कहते हैं कि जो भारत और चीन के बीच समझौता था, जिस समझौते में एक नारा निकला था कि हिंदी चीनी भाई भाई, ऐसा होना वैसे कभी इम्पॉसिबल है, लेकिन नारा निकला था कि हिंदी चीनी भाई भाई, वो नारा सिर्फ 1954 तक चला। 56-57 में वो नारा टूट गया। कारण दलाई लामा तिब्बत के बौद्ध गुरु भारत आ गए, उन्हें देने से मना कर दिया, और इसीलिए सन 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया। 1954 में समझौता हुआ, समझौते का नाम था पंचशील समझौता, यानी कि 5 सिद्धांतों पर जो समझौता रखा गया हो भारत और चीन के बीच था। वहाँ एक नारा दिया गया था बहुत फेमस, जैसे कि हिंदुस्तान में एक नारा बड़े प्राचीन समय से चला रहा है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई। इसी तरीके से 1954 में एक नारा निकला था हिंदी चीनी भाई भाई। अब उसी समझौते 1962 में टूट जाता है, और टूटने के बाद चाइना मतलब चीन भारत पर आक्रमण कर देता है। और ये सबसे बड़ी समस्या का विषय होता है कि उस समय तत्कालीन सेना, या तो आप ये कह दीजिए कि उस समय की हमारी सेना कमजोर थी आज के मुकाबले, जबकि आज भी ऐसा है कि चीन के पास हमारी थोड़ी सेना ज़्यादा है। कुछ चीज़ हमारे पास फालतू है, कुछ चीज़ उनके पास फालतू है। जैसे मान लीजिए टैंक हमारे पास फालतू है, लेकिन सेना उनके पास ज़्यादा है। अब कंडीशन ये है कि आपसे क्वेश्चन जो पूछ सकता है, जो करंट में जिनका पेपर आ रहा है, कि ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिस पर लगातार चीन अपना हक जता रहा है। तिब्बत के नीचे का जो क्षेत्र है उस पर टोटल चीन बार बार ये बता रहा है अपना क्षेत्र जता रहा है, अपना अधिकार जता रहा है। उसके बाद जो मैंने कुछ आपके सामने लिखी हैं 2019 की कुछ अच्छी नियुक्तियां लिखी हैं। देखिए, नियुक्ति ना तो किसी सचिव की यहाँ पे लिखी है, क्योंकि उनका कार्यकाल 1 साल या 2 साल अधिक से अधिक होता है। कोई भी सचिव हो, चाहे गृह सचिव हो, रक्षा सचिव हो, उनका कार्यकाल 2 साल या अधिक से अधिक 3 साल होता है। तो वो हर साल दूसरे साल तो बदलते ही रहते हैं। लेकिन राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो, उनका कार्यकाल ज़्यादातर 5 साल होता है। जैसे कि आपने देखा होगा, यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, मैं बता दूं आपको।
अगर भारत के राष्ट्रपति की बात करेंगे आप तो कार्यकाल 5 वर्ष होता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये होती है कि भारत में एक व्यक्ति जो राष्ट्रपति होगा वो कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है, जबकि अमेरिका में ऐसा कुछ नहीं है। अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 4 वर्ष और एक व्यक्ति सिर्फ 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है। ये बात वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन अमेरिका में एक व्यक्ति ऐसे भी थे जो 2 बार राष्ट्रपति बने थे, उनका नाम था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। ये बात बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनका पेपर है आपसे पूछ सकता है कि अमेरिका कार्यकाल 4 वर्ष होता है, एक व्यक्ति 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है। जैसे कि बराक हुसैन ओबामा 2 बार बन गए, अब तीसरी बार हो सकता है वो अपनी वाइफ के नाम से टिकट ले आए, वो बात अलग है, लेकिन वो अपने नाम से तीसरी बार राष्ट्रपति पद के लिए नहीं खड़े हो सकते हैं। अब आप पहुंचो स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 1 वर्ष। तो यहाँ पे चाहे जो मैंने आपको नाम लिखे हैं, जैसे कि कजाकिस्तान, यहाँ पे भी 5 वर्ष का होता है। थाईलैंड के प्रधानमंत्री यहाँ भी 5 साल होता है। तो ये सब चेंज हो सकते हैं, लेकिन ये जो मैंने आपके सामने 3 नाम लिखे हैं ये बिल्कुल चेंज नहीं होंगे। और जिनका फिलहाल में पेपर है, चाहे 3 महीने बाद हो या 4 साल बाद हो, या 4 महीने बाद हो, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन यहाँ से आपसे 101% पूछ सकता है। क्या कि वर्तमान समय में यूएनओ के महासभा के अध्यक्ष कौन है। एक तो ये क्योंकि ये 2019 में बने तिजानी मोहम्मद बंदे। और अगर यहाँ यूएनओ की बात करते हैं तो यूएनओ पे मैं आपको 3 क्वेश्चन और बता देता हूँ। पहली बात तो ये कि यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 के दिन होती है। और दूसरा क्वेश्चन मैं आपको ये बता देता हूँ कि यूएनओ के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं, यानी कि 4 जनवरी 2017, और थोड़ा सा पीछे आपको लेके चलता हूँ, 4 जनवरी 2017 से जो इसके अध्यक्ष हैं, किसके, यूएनओ के चेयरमैन जो हैं वो एंटीरियो गुटरेस हैं, जो कि पुर्तगाल के रहने वाले हैं। 101% क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है। अगर यूएनओ से रिलेटेड या करंट से रिलेटेड पूछेगा तो ये पूछेगा यूएनओ महासभा के 74वें अध्यक्ष कौन है। देखो यहाँ थोड़ा सा फर्क हो जाता है, यहाँ अध्यक्ष पूछ लेता हूँ, वहाँ चेयरमैन पूछ लेता है। तो दूसरी बात, यहाँ महासभा के पूछ रहा हूँ, वहाँ सिर्फ यूएनओ के अध्यक्ष पूछेगा। इसके बाद मैंने आपके सामने लिखे थे कुछ राष्ट्रपति लिखे, कजाकिस्तान के या थाईलैंड के, इनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, तो इसलिए ये लिखने बहुत ज़्यादा जरूरी थे। और ये अपने 5 साल के कार्यकाल से पहले बदलेंगे भी नहीं। हाँ, किसी कारणवश संसद में अधिवेशन आ जाए या उसके द्वारा हटा दिया जाए, वो बात अलग है। अब टॉपिक देखो, मैंने आपके सामने एक और टॉपिक लिखा है, थोड़ा सा मेरे नज़रिए से इंपॉर्टेंट लगा और 2019 के नज़रिए से इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन बंदर। ये ऑपरेशन बंदर क्या है? ये 3 ऑपरेशन मैंने आपके सामने लिखे हैं, ऑपरेशन संकल्प, ऑपरेशन साइमन 2 और ऑपरेशन बंदर। आपने सर्जिकल स्ट्राइक का नाम सुना होगा। उस सर्जिकल स्ट्राइक के लिए, यानी कि बालाकोट स्ट्राइक का जो कोड था वो ऑपरेशन बंदर के नाम से रखा गया था। ये क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, अगर कोई आर्मी की तैयारी कर रहा हो तो उसके लिए तो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जब आगे चलते हैं थोड़ा सा, तो हमें क्वेश्चन मिलता है ऑपरेशन संकल्प। ये ऑपरेशन संकल्प नेवी से रिलेटेड है क्या इसमें, ये बता दूं मैं आपको। भारतीय नौसेना द्वारा अपनी सुरक्षा के लिए जो खाड़ी में जो उनकी अपनी सेफ्टी के लिए उन्होंने क्या एक अभियान चलाया, जिसे ऑपरेशन संकल्प के नाम से जाना गया, जो या तो 2003 में चलाया गया था या फिर अब आपके सामने 2019 में चलाया गया है। ये बात ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन इसलिए आ सकता है क्योंकि 16 साल बाद दोबारा ये प्रोग्राम किया गया था। आगे चलते हैं, ऑपरेशन सनराइज 2। ये मुझे उम्मीद लगती है कि इससे क्वेश्चन पूछ सकता है। इसमें ऐसा क्या है, देखिए अभी होता क्या है, जितने भी देश हैं वो ज़्यादातर पता नहीं क्यों भारत से दुश्मनी मान रहे हैं। एक तरफ पाकिस्तान है, पीछे चीन है, उधर नेपाल भी अब पता नहीं कूद के सामने आ गया, भारत को तेवर दिखा रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है, भारत व म्यांमार की सेनाओं द्वारा आतंकवादी, यानी कि आतंकवादी दल कह दीजिए, आतंकवादी गश्ता कह दीजिए, उसको समाप्त करने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया जिसका नाम था संयुक्त ऑपरेशन। यानी कि दोनों देशों की सेनाओं ने मिलाकर और एक ऑपरेशन चलाया जिससे हम देश की सीमाओं पर या देश के अंदर घुसे हुए आतंकवादियों को समाप्त कर सकें, इसलिए उसका नाम दिया गया संयुक्त ऑपरेशन। उम्मीद करता हूं कि आपसे अगर ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है तो ऑपरेशन संकल्प और ऑपरेशन बंदर पक्का पूछ सकता है। यूएनओ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है ये आपसे पूछ सकता है, और 74वें महासभा के अध्यक्ष कौन है ये पूछ सकता है। देखिए जो पहली बार तैयारी कर रहे हो उनसे एक ही निवेदन है, वो थोड़ा सा आप कहाँ कन्फ्यूजन हो सकते हो ये चीज़ मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। एक है आपके सामने यहाँ पे यूएनओ के अध्यक्ष। देखिए अब जो क्वेश्चन आएगा वर्तमान समय में वो ये है कि यूएनओ के अध्यक्ष कौन है, वो है पुर्तगाल के एंटीरियो गुटरेस। अगर आपसे और भी डीपली पूछने लगे कि हमें इससे पहले बताओ तो उनका नाम था बान की मून।
और उससे भी पूछने का भी इतना पूछता नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैंने लिखा है यूएनओ के 74वें महासभा के अध्यक्ष, और तब मैंने नाम लिखा है इनका तिजानी मोहम्मद बंदे। इसका मतलब यहाँ सिर्फ यूएनओ के होंगे और एक यूएनओ के अंदर होती है महासभा, ये उस महासभा के होंगे। पक्का उम्मीद करता हूँ जिनका पेपर आ रहा है यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना 101% है। चलो भैया थोड़ा सा और, ऑपरेशन बंदर तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे नजरिए से, यहाँ से पूछ सकता है। देखिए आज मैंने क्या करा, 2019 के जितने भी खेल हुए हैं, 2019 में ज़्यादातर जितने पुरस्कार मिले हैं सितंबर तक जितने पुरस्कार मिले हों, कोई पुस्तक लिखी गई, जैसे बाबा रामदेव जी के ऊपर एक पुस्तक लिखी गई है, माई लाइफ एंड माई मिशन, एक पुस्तक लिखी गई थी उनके ऊपर, उसका विमोचन भी 2019 में हुआ है। वो सब चीज़ बताऊंगा बिल्कुल बारीकियाँ से। इसका मतलब क्या है, आपके सामने कुछ खेल घटनाएं मैंने लिखी हैं और खेल घटनाओं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपके सामने लिखे हैं। जैसे कि पहले मैंने लिखा है फ्रेंच ओपन 2019, इसमें बस 2 ही क्वेश्चन आपने याद रखने हैं, ज़्यादा कुछ याद रखना, क्योंकि 2020 का अब कोरोना वायरस की वजह से हो सकता है खेल स्थगित हो जाए, वो बात अलग है, वैसे स्थगित हो चुके हैं। पहली बार जब से क्रिकेट हुआ है, पहली बार ऐसा हो रहा है कि इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के बीच टेस्ट मैच खेले जा रहे हैं बिना दर्शक के। अभी एट प्रेजेंट वहाँ टेस्ट चल रहा है, और जिसमें पहली बार ऐसा हुआ है कि वेस्ट इंडीज़ ने इंग्लैंड को हरा दिया है। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पे सिर्फ 2 ही व्यक्तियों के नाम याद रखने हैं, एक विजेता का, एक महिला विजेता और एक पुरुष विजेता। अब ये क्यों मैं डीपली इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपका एग्जाम 2020 में होगा और तब तक 2020 में दोबारा पुरस्कार मिल चुके होंगे, तो आप 2-2 साल के याद नहीं करके आप 2019 में बस इतना याद रखेंगे कि 2019 में किसे मिला था, महिला किसे और पुरुष किसे। इधर राफेल नडाल को और इधर एशले बार्टी जो कि ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली हैं। बाकी आप और कुछ नहीं करेंगे। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हमारे लिए बनता है वो देख लीजिए, वो क्या है। सबसे पहले मैंने आपके सामने लिखा FIH, इंटरनेशनल ऑफ द हॉकी फेडरेशन। हॉकी में भारत विजेता रूप में रहा और उप विजेता रूप में दक्षिण अफ्रीका रहा, और महिला और पुरुष दोनों ही विजेता रूप में रहे। ये बात खास करने वाली बात है, चाहे क्रिकेट का वर्ल्ड कप हो, चाहे कुछ भी, वैसा कोई एक साल नहीं आया, या हॉकी का वर्ल्ड कप या हॉकी का कोई भी ऐसा कोई साल नहीं आया जिसमें महिला और पुरुष एक ही साल के अंदर महिला भी विजेता रही हों और पुरुष भी विजेता रहे हों। ये 2019 साल ऐसा रहा जिसमें महिला भी विजेता रही थी और पुरुष भी उसी साल विजेता रहे। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ से क्वेश्चन मुझे आने की संभावना है। आगे चलें थोड़ा सा। विश्व तीरंदाजी प्रथम दक्षिण कोरिया, हाँ ये देखो, पंकज आडवाणी एशियाई स्नूकर चैंपियन के विजेता बने। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, अब तुम्हारे लिए करंट का क्वेश्चन है। और वो चीज़ मैं आपको बता दूं, अब तो थोड़ा सा यहाँ से आगे निकल चुके हैं विराट कोहली। विराट कोहली दुनिया के एकमात्र ऐसे बल्लेबाज बन गए हैं जिन्होंने क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट को मिलाकर सबसे जल्दी सबसे तेज 20,000 रन पूरे किए हैं। और वर्तमान समय में ये भारतीय टीम के क्रिकेटर हैं, भारतीय टीम के कप्तान हैं, भारतीय टीम के उभरते हुए नहीं, मैं तो कहूँगा कि चमकते हुए सितारे के रूप में हैं। इसी तरीके से 2007 में जिस समय क्रिकेट 2020 वर्ल्ड कप हुआ था, भारत के एकमात्र बल्लेबाज युवराज सिंह, जिन्होंने स्टुअर्ट ब्रॉड की, यानी कि इंग्लैंड के बॉलर स्टुअर्ट ब्रॉड की 6 गेंदों पर लगातार 6 छक्के मारकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, आज जून 2019 में वो क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर देते हैं। इसके बाद क्वेश्चन बहुत बहुत अच्छे लेके आया हूँ आपके लिए, और उम्मीद करता हूँ, उम्मीद नहीं संभावना भी है कि अगर पूछेगा तो यहीं से पूछने की कोशिश करेगा। देखिए एक क्वेश्चन और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपके लिए बता दूं, वो क्या क्वेश्चन है। क्रिकेट की एक ही पारी में 16 छक्के से ज़्यादा अभी तक कोई नहीं लगा पाया। एक क्रिकेट पारी में या तो शेन वाटसन, जो कि ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन तो नहीं रहे, शायद ओपनर बल्लेबाज यानी कि ऑलराउंडर बल्लेबाज रहे हैं, या भारतीय टीम के रोहित शर्मा जी ऐसे रहे जिन्होंने एक पारी में 16 छक्के लगाए हों। लेकिन यहाँ पर इंग्लैंड के एक बल्लेबाज इयान मॉर्गन एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने वनडे क्रिकेट के एक मैच की एक पारी में 17 छक्के लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, जो कि अभी तक कोई नहीं बना पाया है। एक क्वेश्चन निधन के ऊपर भी मैंने यहाँ पे लिखा है। ली चुंग वोई जो मलेशिया की प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी थी, जिनका 2019 में निधन हो गया है। अब ये चीज़ देखो, मैं जो भी आपको पहले बता रहा था कि रामदेव जी के ऊपर एक पुस्तक लिखी जा रही है जिसे
रामदेव जी ने अनुमति दे दी है लिखने के लिए विमोचन के लिए। पुस्तक का नाम था माई लाइफ एंड माई मिशन। आपसे ये पूछ सकता है कि मेरी लाइफ और मेरा जीवन, जो मेरा संघर्ष, मेरा मिशन है, वो पुस्तक किसके ऊपर लिखी गई? तो बाबा रामदेव जी की आत्मकथा है। इसके बाद 2019 में कुछ पुरस्कार और कुछ सम्मान दिए गए थे, कुछ लेखक को दिए गए हैं, कुछ क्रिकेटर को दिए गए हैं। वो सिर्फ ये जो मैं आपको लिखा रहा हूँ 2019 के अगस्त तक लिखा रहा हूँ। उसके बाद में लगभग 5 महीने की मैं आपको 5 वीडियो और दूंगा, और 2020 से जब भी आपकी करंट दी जाएगी वो आपको टॉपिक वाइज दी जाएगी, और स्पेशल यूपीएसआई और दिल्ली पुलिस और जेल वार्ड दिल्ली पुलिस, इन दोनों के लिए स्पेशल दी जाएगी, और दिल्ली पुलिस के लिए कुछ पुरस्कार और कुछ सम्मान। इनमें पहला ही टॉपिक मैंने लिखा है 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो कि वर्तमान समय कह दीजिए एक तरीके से आप 2019 में अमिताभ घोष जी को दे दिया गया था। ये अमिताभ घोष के बाद में एक क्वेश्चन और है जो मैंने आपको पहले से अंडरलाइन किया हुआ है, वो है नरेंद्र मोदी जी। देखिए क्वेश्चन ये आपने पढ़ना ही है, फेमिना मिस इंडिया 2019 सुमन राव राजस्थान, ये मैंने अंडरलाइन किए हुए 2 क्वेश्चन। वो कौन से हैं? नरेंद्र मोदी जी। जिस तरीके से भारत देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न पुरस्कार होता है, हर देश का इसी तरीके से होता है, चाहे वो चीन का हो, जापान का हो, ब्रिटेन का हो, पाकिस्तान का क्यों ना हो। हमारे देश के लिए देखिए, आपने सुना हो घर का आदमी घर में कुछ काम करे तो बहुत अच्छी बात होती है, अपने देश में करे और अच्छी बात होती है, लेकिन किसी विदेश में जाके करे तो बहुत अच्छी होती है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मालदीव को सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिलता है 2019 में, जिसे रूल ऑफ निशान एवं युजाउद्दीन के नाम से जाना जाता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी विदेश में जाकर सर्वोच्च नागरिक सम्मान पाते हैं। कहाँ पर? वो मालदीव में मिलता है। इसी तरीके से जो भूतपूर्व राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, इन्हें मैक्सिको का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिलता है, और यह नागरिक सम्मान सिर्फ आज तक भारत के 2 ही राष्ट्रपतियों को मिला है। अगर आपसे करंट में पूछता हो कि ये 2019 में किसको मिला है, तो आप आंसर देके निकल जाएंगे कि 2019 में ये प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को मिला था। लेकिन अगर आपसे ये पूछने लगे कि यह पुरस्कार अब तक कितने लोग भारतीयों को मिल चुका है, तो 2 को मिल चुका है। दूसरी बात, कितने पूर्व राष्ट्रपतियों को मिल चुका है, ये आपसे पूछे तो भी 2 को मिल चुका है, क्योंकि सर्वपल्ली राधाकृष्णन पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें मैक्सिको का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला हो, जिसे ऑर्डर ऑफ द रूजटेक के नाम से जाना जाता है। इसी तरीके से मैंने आपको ये क्वेश्चन 2 बार करा दिया है, पहली गलती से इस क्लास में भी लिख दिया गया है। मैंने पहली क्लास में आपको बता दिया था, ये प्रियंका चोपड़ा को यूनिसेफ द्वारा मानवाधिकार काय का सम्मान दिया गया है। और एक क्वेश्चन और बता दे, चलो आपको चलते चलते, यहाँ पे यूनिसेफ से कभी कभी ये पूछ लेता कि यूनिसेफ का स्थापना कब हुई, तो 7 दिसंबर 1946 को हुई थी। दूसरी बात, इस समय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। सवाल ये पूछ सकता है आपसे कि जिस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, तो उसके बाद इनकी पहली यात्रा किस देश की रही, तो आंसर आप मालदीव देके निकल जाना। अगर आप उसके बाद कोई अच्छे एंड हाई लेवल की तैयारी कर रहे हो, मान लो कोई और यूपीएसआई या उससे अदर तैयारी कर रहा है, तब ध्यान रखना इन्होंने जॉइंट यात्रा की थी। वो जॉइंट यात्रा क्या की थी कि भारत से जब ये गए थे तो मालदीव के बाद में फिर सीधे श्रीलंका गए थे। हाँ, अगर भारत आने के बाद में श्रीलंका जाते तो उनकी दूसरी विदेश यात्रा होती। ये इनकी पहली विदेश यात्रा है। अगर आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो तो गारंटी की बात है आपसे यही पूछेगा कि बताइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूसरे कार्यकाल की पहली यात्रा कहाँ है, तो आंसर आप मालदीव देंगे और निकल जाएंगे। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ऊपर अपर लेवल की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी वापिस नहीं आए, वहीं से श्रीलंका चले गए, तो वहाँ क्वेश्चन ये आपसे पूछ सकता है। इसी तरीके से अभी भारत और बांग्लादेश के बीच डीडी चैनल को लेकर एक समझौता किया गया है। तो भैया ये आज हमारे करंट के कुछ क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूं कि क्लास आपको समझ में आई होगी। सिर्फ एक ही निवेदन है क्लास के स्टार्टिंग में और लास्ट में, सिर्फ आपसे बार बार यही निवेदन किया जा रहा है। क्लास अच्छी लग रही हो तो कम से कम पढ़ तो रहे हो, अपने एक एक दोस्त, जो भी आपके दोस्त हों, उन्हें शेयर करते रहो ताकि आपके साथ में उनका भी भला हो जाए, और चैनल को लाइक करते रहें और सब्सक्राइब करते रहें। बस छोटा सा काम है। थैंक यू।